हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में सारा कॉन्सेप्ट परिभाषा वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसकी थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसका पूरा व्यंजक निकालेंगे। और बेटा हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि गतिक विद्युत वाहक बल जो है दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो सरल रेखीय गति के कारण। किसके कारण? सरल रेखीय गति के कारण। और दूसरा होता है घूर्णी गति के कारण। दूसरा क्या होता है? घूर्णी गति के कारण। तो इस वीडियो में हम आपको सरल रेखीय गति के कारण बताएंगे और घूर्णी गति के लिए हम अगला वीडियो फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो गतिक विद्युत वाहक बल के हमारे 2 लेक्चरों में निपटेगा, मतलब कंप्लीट होगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले जो गतिक विद्युत वाहक बल है। अभी हम इसकी परिभाषा बताएंगे और जो हम करा रहे हैं वो करा रहे हैं सरल रेखीय गति के कारण। हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ वैसे जगह नहीं है, वैसे चित्र के ऊपर डालना चाहिए था हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डाल देते हैं सरल रेखीय गत हाँ, गति के कारण। सरल रेखीय गति के कारण पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले गतिक विद्युत वाहक बल की हम परिभाषा देखेंगे। गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई सीधा चालक, ठीक है, जब कोई एक सीधा चालक है उसको आपको चुंबकीय क्षेत्र में चलाना हो। कहाँ चलाना हो? चुंबकीय क्षेत्र में चलाना हो, तो उसके दोनों सिरों के मध्य क्या लगता है? एक वो दोनों सिरों के मध्य एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पे हमें किसको चलाना है? यहाँ पे चलाना हमें एक चालक को। चुंबकीय क्षेत्र में चालक को क्या करना है? चलाना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब कैसे होगा ये सुनिएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था, किससे? फैराडे ने हमें बताया था। फैराडे ने क्या बताया था कि जब आप चुंबक और किसी कुंडली के मध्य क्या कराओगे? आपेक्षिक गति कराओगे। चुंबक और किसी धारावाही कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराओगे आप, तो उसमें क्या होगा? उसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। कैसे? चुंबक से। ठीक है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा कुंडली में क्या होगी? बहने लगेगी। अब हमें यह बताइए कि वहां पे क्या हो रहा है? जो फैराडे ने हमें बताया, वहां पे जो चुंबक है और जो कुंडली है उनके मध्य क्या हो रही है? अपेक्षिक गति हो रही। फिर इसके बाद लेंज आए थे। लेंज ने इनकी दिशा ज्ञात की थी और लेंज ने क्या कहा था कि एक बार चुंबक को कुंडली के पास में ले जाओ और एक बार दूसरे प्रयोग में चुंबक को कुंडली से दूर ले आओ। तो यही क्या है? यही उनके बीच में आपेक्षिक गति है। अब आप समझ गए कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य यदि आप आपेक्षिक गति कराओगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये तो आपने सिद्ध कर दिया था। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे, ये क्रॉस क्रॉस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय। अब चाहे आप चुंबक ले लो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र ले लो, कुछ भी ले लो, बात बराबर है। चाहे आप चुंबक ले लो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र क्यों है? यहाँ पे भी कोई चुंबक स्थित होगा। क्या होगा? चुंबक स्थित होगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या है? ये पीक्यू जो है ये धारावाही चालक है। पीक्यू क्या है? एक धारावाही चालक है और इस चालक को आप चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे? चला रहे। चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे? चला रहे। तो गति तो वैसे करा दो, चाहे ऐसे हो तो रही गति चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र तो चालक के मध्य क्या हो रही? गति हो रही कि नहीं? तो गति होगी तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत विद्युत क्या नाम, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। किससे? इससे चालक से बद्ध। चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा बहने लगेगी। क्या बात समझ में आई? इतनी बात है?
अच्छा, इसकी भी एक कंडीशन है, ये सारा होता कब है? ये जब होता है जब एक कोई भी जैसे मतलब चालक हो चाहे कुंडली हो, उनको क्या बनाना चाहिए? एक बंद लूप बनाना चाहिए। जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है? उसमें हमें क्या निकालना है? अगर चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, ठीक है ना? तो उसके लिए हमने जब गॉस की प्रमेय सिद्ध की थी, क्या की थी? गॉस की प्रमेय सिद्ध की थी, उसमें भी हमने एक बंद पृष्ठ लिया था। क्या लिया था? बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय वो विद्युत फ्लक्स होता था, हमारे पास होता था। तो यहाँ पे भी एक बंद लूप चाहिए। अब जैसे हमने कहा था कि हमने चुंबक और कुंडली के बीच क्या कराई? अपेक्षित गति कराई। तो कुंडली कैसी थी हमारी? बंद थी, वृत्ताकार थी ना, बंद थी कुंडली, ठीक है ना, कहीं से खुली नहीं थी। तब उसमें क्या हुआ था? तब उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था। तो ऐसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हमने पीक्यू एक चालक लिया और इसको हमने यू आकार की एक नली ले ली। क्या ले ली? यू आकार की एक नली ले ली है, ठीक है, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? एम है, और ये क्या है? एन है, और ये क्या है? आपका आर है, और ये क्या है? एस है, ठीक है। इसको भी नली बोल सकते हैं, और इसको नहीं बोलना तो कुछ कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि नली को बोल उनका, हाँ, नली तो यही है आपकी, यू आकार की नली यही है, एम एन आर एस। लेकिन इसमें क्या कर दिया हमने? एक रॉड, एक मतलब चालक, लंबा सीधा एक चालक ले लिया और इसमें हमने नली में फंसा दिया, ठीक है। तो अब इसने एक बंद लूप बना लिया। इस बंद लूप का नाम क्या है? पी क्यू आर और एस। बंद लूप का नाम क्या बन गया? पी क्यू आर एस। तो हमने यू शेप में या यू आकार में एक नली ले ली और उस नली में हमने क्या किया? इसको फंसा दिया, इस चालक तार को। अब ये चालक तार इधर की ओर ऐसा गति करेगा, खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? देखो चालक की नोक बाहर कड़ी, ये इस साइड कड़ी, मतलब चालक क्या है? इसमें रॉड में फंसा, ऐसे यू शेप की नली में फंसा हुआ है चालक। तो चालक उधर भी गति कर सकता है और चालक इधर भी गति कर सकता है। लेकिन चालक को हमने किनारे पे लगा दिया है तो चालक बाहर नहीं जाएगा, चालक कहाँ खिसकेगा? अंदर की तरफ खिसकेगा चालक, ठीक है ना। तो चालक का वेग भी कहाँ होगा? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ खिसकेगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? हमारा कागज के तल के लंबवत। क्योंकि आपको पता है, अब यहाँ पे कागज का तल नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि आपको तो लिखना है कागज के तल के लंबवत, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। हम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमने कहाँ बनाया इसको? बोर्ड पर। कहाँ बनाया? बोर्ड पर। तो क्रॉस है तो बोर्ड के लंबवत कहाँ है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? बोर्ड के अंदर की ओर है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और चालक का वेग कहाँ है? इस साइड, हमारी साइड क्या है? बाईं साइड चालक का वेग है। चालक कहाँ गति कर रहा है? बाईं साइड कर रहा है। देखो हमने वेग को तीर के निशान से दर्शाया, तीर का निशान कहाँ है? बाईं तरफ। इतनी बात क्लियर है। तो पीक्यूआरएस क्या कर रहा है? किसी क्षण ये एक बंद लूप बना रहा है। ओके, तो परिभाषा आपको समझ में आ गई? परिभाषा आप क्या बोलोगे? किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी एक मतलब लंबे या हाँ लंबे चालक तार को चलाने पर, ठीक है, चालक तार को चलाने पर उसके दोनों सिरों के मध्य क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गतिज विद्युत वाहक बल। अब बुक्स में से परिभाषाएं लिख सकते हो, क्योंकि हम मतलब जो जितने बार बोलते हैं सब अलग अलग टाइप में बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब सीधी बात है, गतिज विद्युत वाहक बल मतलब ऐसा विद्युत वाहक बल जो चालक की गति के कारण उत्पन्न हो, ऐसा समझो। ऐसा विद्युत वाहक बल जो चालक की गति के कारण उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? गतिज विद्युत वाहक बल। क्या कहेंगे? गतिज विद्युत वाहक बल। तो यहाँ क्या करा रहे हैं हम? चालक को गति, यही तो करा रहे। क्या करा रहे हैं? चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे। तो गति के कारण विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। प्रेरित क्यों जोड़ रहे? क्योंकि क्या है? आप चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए प्रेरित जोड़ रहे। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन, जिससे उत्पन्न मतलब जो विद्युत वाहक बल है वो कैसा होता है? प्रेरित होता है ऑटोमेटिक, इसलिए बोलते हैं उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसलिए हमें से बोल रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो चालक को गति कराने के दौरान जो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसका नाम है गतिज विद्युत वाहक बल। चले हम इसको देखते हैं हम डेरिवेशन के माध्यम से। अब देखिएगा, हमने जो चालक लिया है PQ, वो किस लंबाई का लिया है? L लंबाई का लिया है। चालक किस लंबाई का लिया है? L लंबाई का लिया है। हमने यू शेप में, यू आकार में एक नली ले ली। उस नली की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास? x है। नली कितनी है? x है। जब अब किसी क्षण क्या कर लिया? इस चालक ने एक बंद लूप बना लिया। बंद लूप का नाम क्या है? PQRS। PQRS ऐसा बंद लूप बना लिया। अब इसमें कितनी भुजाएं दिख रही है आपको? 4। एक जी वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है ना। एक मतलब आपको आयत जैसा दिख रहा है, और आपको पता है आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो हम बात करें PQ, जैसे हमारे पास PQ है, ठीक है। तो जो PQ है वो किसके बराबर होगा? पहले तो RS के बराबर। किसके बराबर होगा?
RS के बराबर। अब PQ की लंबाई क्या ले ली हमने, L ले ली, तो RS की लंबाई भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखो, नीचे वाली भुजा क्या है हमारे पास, QR। क्या है, QR बराबर, ऊपर क्या है, PS। ऊपर क्या है भैया, PS। उल्टा मत लग देना, SP हो जाएगा, हम तो डरते हैं SP से, ठीक है, बराबर। तो इसका मान कितना लिया हमने, X, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, X। कहानी निपटी, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। अब हमें आप ये बताइए कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करेगा, तो आपको पता है कि इससे चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है, और जैसी जैसी गति बढ़ती जाएगी त्यों त्यों विद्युत चुंबकीय बल रेखा में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, ठीक है ना, यानी बढ़ता जाएगा। तो जैसे मान लो पहले 2 विद्युत बल रेखाएं निकल रही, फिर 4 निकल रही, फिर 6 निकल रही, फिर 10 निकल रही, तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो इसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो हमें फैराडे ने बताया है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम, यानी तब क्या निकालेंगे, चालक PQ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां बनेगा क्या, एटे बन जाए, रहने दो एटे। तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब इस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बताइए, फाई भी होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फाई भी इक्वल कितना निकालेंगे, BA। कितना निकालेंगे हम, BA। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और नीचे बनेगा, हाँ, तो फाई भी बराबर, आपको पता है B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ज्यों का त्यों रहने दो। A क्या है, A क्या है, क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल, बंद लूप का। किसका क्षेत्रफल, बंद लूप का। अब बंद लूप आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई L है, चौड़ाई X, L गुणे X कर दो, खत्म, ठीक है ना। तो कितना निकल आएगा आपके पास, B इंटू LX। क्या आएगा, LX 21 नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। कितना हो जाएगा, फर्स्ट। परंतु परंतु अभी गम में नहीं खाना है, परंतु फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फैराडे ने क्या कहा था, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। क्या नियम दिया था, कि यदि आप किसी चालक, ये भी सुन लो, यदि आप किसी कुंडली को किसी चुंबक के पास ले जाओगे या उनके मध्य आप एक से गति कराओगे, तो उससे चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होगा, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, निकलेंगी वो, घटेंगी बढ़ेंगी, घटेंगी बढ़ेंगी, जिससे चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या निकलेगा, एक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा क्या होगी, बहने लगेगी, ठीक है ना। ये उन्होंने नियम दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्या है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन, ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है, माइनस d5 अपॉन किसके बराबर होता है, dt के बराबर। क्या ये बात आपको पता है सबको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एप्सिलॉन बराबर, देखो अब d5 अपॉन dt, तो अब हमारा d अपॉन dt हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, साथ में माइनस लगाएंगे, माइनस d अपॉन dt ज्यों का त्यों लिखेंगे, और 5 का मान कितना रखेंगे हम, b इंटू एल इंटू एक्स। और ये मान आया कहां से, समीकरण 1 से आया, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। समीकरण 1 से आया, आपको लिख देना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, b तो हमारा कांस्टेंट है, b बाहर निकलेगा, L भी कांस्टेंट है, L बाहर निकलेगा, क्यों, चालक की लंबाई जो है तो है, क्या आप अपकलन करोगे तो चालक की लंबाई बदल जाएगी क्या, नहीं बदलेगी ना। तो B और L हमारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस B इंटू एल, और ये बनेगा, अब बचा क्या, x, तो dx अपॉन कितना हो जाएगा, dt। और dx अपॉन dt क्या है, स्थिति में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो माइनस कितना आएगा, bl और इंटू माइनस v। आप कहोगे बड़े बेकार हो सर, जब वो dx अपॉन dt का मान v होता है, माइनस क्यों लगाया, ये माइनस क्या है भैया, ये माइनस कहां से आया, पूछोगे कि नहीं पूछोगे, तो सुनिए, ये माइनस आया कहां से, आप हमें ये बताइए कि जो हमारा रॉड है, चालक तार कंडक्टर है, वो कहां खिसक रहा है, हमारे साइड, भैया बेग कहां है, इस साइड, चालक खिसकेगा तो दूरी में परिवर्तन होगा, मतलब जो x है वो क्या होगी, घटती जाएगी, क्या होगी, घटेगी। मतलब वेग के साथ अगर क्या हो रहा, अगर वेग बढ़ रहा है तो दूरी क्या हो रही है, घट रही है। जैसे मान लो ये चालक है, ये अगर मान लो यहाँ से धीमे धीमे चला और मान लो यहाँ पे आ गया, तो क्या यहाँ पे आने तक उसका वेग नहीं बढ़ेगा,
चालक का वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो वेग बढ़ता जाएगा और दूरी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, इसलिए हम वेग को क्या ले रहे हैं, माइनस में। वेग को क्या ले रहा है, माइनस में, ठीक है ना, कि वेग बढ़ रहा है और विस्थापन की दर मतलब जो दूरी है वो क्या हो रही है, घट रही है। इतनी बात इसका प्रतीक है इस बात का। चलिए तो माइनस गुणे माइनस कर दो, ठीक है ना, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, और बी एल कितना आएगा, भी आएगा, बी एल भी। ये क्या है हमारा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है। चाहे इसको समीकरण ए दे दो, चाहे समीकरण अगला दे, जो भी आपको देना हो, ठीक है। तो ये भी एक व्यंजक है, हम इसको ए दे रहे हैं, ये भी पूछ सकता है पेपर में, इतना पूछा तो इतना लिखना है। अगर प्रेरित धारा, अब आपको पता है कि जैसे ही चालक के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो धारा तो प्रवाहित होगी, स्वाभाविक है। विद्युत वाहक बल क्या करेगा, वो अकेला है ना, वो क्या करेगा, आवेश को लेके दौड़ेगा ना, तो इसमें क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। अब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो धारा का फॉर्मूला कहां से लगाएंगे हम, ओम के नियम से। कहां निकालेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम से प्रेरित धारा आई बराबर, वैसे भी बराबर आई आर होता ना, तो आई बराबर भी अपॉन आर है ना, तो भी की जगह पे क्या लेना है, एप्सिलॉन। यानी देखो हम आप एक्चुअल में आपको बता रहे हैं कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही बात है, ठीक है। विभवांतर भी क्या करता है, धक्का मुक्की करता है, धक्का लगाता है, ढकेलता है कि चल आवेश को, समझ रहे हैं ना। और जो विद्युत वाहक बल है वो भी यही काम करता है, समझ में आ रही, तो बात बराबर है, ठीक है। इसलिए आपको घबराया मत करे। तो उसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन ले लिया, और अपॉन, और कितना करेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर। अब यहाँ से मान रख दो, कहाँ समीकरण ए से रख दो, ठीक है ना। तो आई बराबर, अब भी का मान पता है कितना है, बी एल भी, तो कितना आएगा, बी एल भी, और अपॉन कितना हो जाएगा, आर। ये क्या है, प्रेरित धारा का फॉर्मूला है, बड़े ही आराम से आपको निकाल देना है, इसमें इतने में कोई दिक्कत नहीं होने का, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया, बी। अगर आपसे प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछे तो आपको ये निकाल देना है, प्रेरित धारा पूछे तो ये निकाल देना है। वैसे हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था केवल गतिक विद्युत वाहक बल, तो इसी को हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसी को, बस यही है आंसर। इतना हम सब एक्स्ट्रा निकाल रहे, एक्स्ट्रा इसे निकाल रहे कि जिससे आप विद्युत वाहक बल निकालोगे, धारा कौन निकालेगा, उसी से तो धारा बहती है। और जब आपने धारा का मान निकाल दिया, जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, धारा प्रवाहित हुई, तो क्या विद्युत की कोई ना कोई शक्ति नहीं होगी, होगी क्या नहीं, क्या उस पर कोई ना कोई बल नहीं लगेगा। तो ये सारे एक दूसरे क्या है, रिलेटिव हैं, इसलिए हम एक निकालते हैं तो जितने हमें आते हैं हम सबको निकाल देते हैं, जितने हमारे बीच में आएंगे हम सबको निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा हो कभी किसी की लड़ाई होती है और लड़ाई में जितने बीच में आउट जाए सब भी समझ रहे, उन पे भी थोड़ा, उन पे भी आदमी हाथ साफ कर जाता, समझ रहे। तो यही कहानी है, ठीक है, कि जब हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लिया तो हमने धारा निकाल ली। अब धारा निकाले, हम जानते हैं धारा निकाल ली, चालक पे कोई ना कोई बल लगा होगा, क्या लग रहा होगा, कोई ना कोई बल लग रहा हो, तो बल निकालेंगे, और बल के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसकी शक्ति निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम थोड़ा धारा की दिशा बता दें कि धारा की दिशा कहाँ होगी इस चालक में, देखिएगा बंद शेप में धारा की दिशा। तो आपको पता होगा कि फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, एक बाएं हाथ का नियम और एक दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम दिया था उसने धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, बाएं हाथ का नियम किसके लिए दिया था, बल के लिए, क्या मतलब चालक पर बल किस दिशा में लग रहा है। तो हमें यहाँ पे हमने क्या निकाला अभी, धारा, तो धारा के लिए हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे भैया, दाएं हाथ के नियम का। अब आपका दायां हाथ कौन है, हमें पता नहीं, हमारा दायां हाथ ये है, ये हमारा दायां है, ये क्या है, बायां है, ठीक है। तो अभी बायां नहीं लगाएंगे, कौन सा हाथ लगाएंगे, दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का, तो फ्लेमिंग क्या कहता है, फ्लेमिंग कहता है भैया कि अपने दाहिने हाथ की, समझ लो जरा, फ्लेमिंग कहता है कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, ये वाला, ये दिखा दो, गड़बड़ हो जाता है, किसी को दिखाना आप, फिर पता चलेगा हैं। तो ये अंगूठा, साथ में तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को ऐसा फैलाओ कि दोनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। तो वो तीनों, सॉरी, ये तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। तो देखो ये दूसरे के क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो वे कहते हैं कि जो तर्जनी है, वो तर्जनी किसको दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, किसको दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये किसको दिखाता है, चालक की गति को, अंगूठा किसको दिखाता है, चालक की
गति को, और मध्यमा किसको दिखाता है? प्रेरित धारा की दिशा को। मध्यमा किसको दिखाता है भैया? प्रेरित धारा की दिशा को। चलो लगा लो नियम। देखो इधर 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 देखो, आदत खराब है, बाद में कहियो का हमें समझ में नहीं आ रही। देखो इधर ऐसा फैला लिया, ऐसा लगाओ, उंगली देखो, उंगली बोर्ड से सटी ना, मतलब उंगली सोच रही कि अगर तू मुलायम होता तो मैं अंदर चली जाती, है ना? तर्जनी ये सोच रही, लेकिन अंदर नहीं जा पा रही, बोर्ड कठोर है। तो कहने का मतलब कि जो तर्जनी है वो कहाँ इशारा कर रही? बोर्ड के अंदर की तरफ। और हम आपको पहले बता चुके कि हमने क्रॉस से दर्शाया है ना ये चुंबकीय क्षेत्र। तो क्रॉस का मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो देखो देखो ये तर्जनी किसको दिखा रही है? किसको दिखा रही? तर्जनी, ठीक है। अब देखिएगा अंगूठा किसको दिखा रहा है? चालक की गति की दिशा को। चालक की गति, अब चालक यही साइड तो कर रहा है हमारी साइड गति, और इसी साइड अंगूठा है। अब मध्यमा कहाँ है? नीचे की तरफ, यानी विद्युत धारा कहाँ बहेगी भैया? नीचे की तरफ। विद्युत धारा कहाँ बहेगी? नीचे की, यानी पी से क्यू, क्यू से आर से एस, पी से क्यू, क्यू से आर से एस से पी। इस प्रकार से बहेगी। कैसी बहेगी? इस प्रकार से दक्षिणावर्त। कौन सी? दक्षिणावर्त बहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन हिंदी में लिख लेना है। थोड़ी सी लाइन आपको लिख लेना। क्या लिख लेनी है यहाँ पे? कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार जो चालक में बहने वाली जो धारा है वो पी क्यू आर एस की ओर होगी। खत्म। अब चलिए अब देखते हैं हम विद्युत वाहक बल के लिए। ओ सॉरी, विद्युत वाहक बल हो गया। अब करेंगे, पहले विद्युत शक्ति के लिए लिखेंगे, है ना? अब विद्युत शक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो विद्युत शक्ति के लिए वैसे तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। लेकिन बेसिक बेसिक फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि P बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। P बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। यानी डब्ल्यू क्या है? किया गया कार्य, टी क्या है? समय। ठीक है ना? मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भैया? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। लेकिन कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे, दोनों। आपको बल की जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही? पड़ रही क्या नहीं? तो बल की जरूरत क्यों शॉर्ट निकालें? एक काम करो, पहले बल निकाल के दिखा दो। हो सकता है एग्जाम में कह दिया उसने कि चालक पर लगने वाला बल भी बताइए। हम कहां से ढूंढेंगे फॉर्मूला? अभी मौका है, चौका मार दो। ठीक, तो चलो हम देखते हैं यहाँ। तो क्या निकालेंगे पहले? चालक पर लगने वाला क्या बेटा? बल। पहले क्या निकालेंगे? चालक पर लगने वाला बल। चलिए बल देखते हैं, बल कैसे निकाला जाता है और किसकी उपस्थिति में? चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चालक पर लगने वाला बल F बराबर। अब F बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। कहाँ जाओ भैया? पीछे के इतिहास में, पीछे मुड़ो, मुड़ो पीछे। कहाँ? चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में लॉरेंज बल पढ़ा आपने? क्या होता है? हाँ, आई भी होता, क्यू भी वो नहीं। उसके बाद एक और दो समांतर चालकों के मध्य वो लगने वाला बल था ना शायद, कि किसी चालक के कारण लगने वाला बल, उसमें था अध्याय 4 में। ठीक है, वो बल क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा होता था ना। थीटा का आई बी साइन थीटा रखते ना अपन, रखते। अब साइन थीटा का मान कितना रखते थे? 1। क्यों? क्योंकि ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र वो कागज के तल के लंबवत है। तो लंबवत का मतलब क्या है? क्या उसकी दिशा, कोण कितना है? एंगल कितने का बनाएगा? 90 का। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। इसलिए हम सीधा डायरेक्ट लिख दे क्या? आई एल वी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? F बराबर आई एल बी। अब ये सूत्र कहाँ से आया? ये चैप्टर 4 से। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर 4 पढ़े, फिर 5 पढ़े, इसके बाद 6 पर आए। अभी 6 के सपने मत देखें। ठीक है, चलो आई एल बी हो गया F बराबर, है ना? तो F बराबर, अब बताइए आई का मान हम कहां से रखेंगे? ये है हमारे पास। ठीक है ना? समीकरण कितने से? बी से रखेंगे। तो कितना है? बी एल भी अपॉन आर। तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम बी एल वी अपॉन कितना होगा? आर। और इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा? एल और बी 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 आई एल बी। ठीक है, चलो इसको हल करो। F बराबर, देखो B का गुणा B में होगा तो B स्क्वायर आएगा, L का L में होगा तो L स्क्वायर आएगा,
तो जी आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर और भी जो का तो रहेगा अपॉन कितना हो जाएगा आर। और ये क्या है आपका चालक पर लगने वाला बल का व्यंजक है, चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर कितना दे सकते हो सी। ये सब आंसर निकला आ रहा है, जहां तक जो भी पूछे उसको आप बता देना। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, इतना ही है, चेक करो। राइट, चलो अब चलते हैं, इसकी दिशा बता रहे हैं हम बल की। तो आ जाओ काय पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। बाएं हाथ कहाँ है, ये है, यही है ना, ये बाएं, अभी हमने ये फैलाया था, ये बाएं। अब नियम सेम वही है, थोड़ा सा अंतर है। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की जो हथेली है उसको इस प्रकार फैलाएं कि जो तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। लो भैया फैला लिया, तो कहाँ, ठीक, ये हमने फैला लिया इस प्रकार से, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अब क्या कहते हैं कि तर्जनी किसको दिशा दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, मध्यमा किसको दिखाता है, धारा की, धनावेश की या धारा की दिशा को बोल सकते हो आप। और जो ये है ना कौन, अंगूठा, ये किसको दिखाता है, उस पर लगने वाले, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। क्लियर, कैसा फैलाएं भैया, देखेगा आपको, आए आए आपको ऐसा फैलाना। ठीक है, ऐसा देख लो, आपको ऐसा फैलाना है। तो मतलब तर्जनी है वो किसको, बोर्ड की तरफ अंदर की ओर क्या कर रही, इशारा कर रही। ठीक है ना, अंदर की ओर क्या कर रही है, वो इशारा कर रही है। तो अंदर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, अंगूठा मध्यमा कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो धारा हम पहले ही बता चुके, पी क्यू आर एस की तरफ, मतलब नीचे की ओर बह रही है। और अंगूठा कहाँ है, हमारे साइड, इस दिशा में, दाईं ओर। तो मतलब वेग, मतलब जो चालक की गति कहाँ है, उस साइड है। तो चालक की गति की विपरीत दिशा में कहाँ, दाईं ओर क्या होगी, लगने वाले बल की दिशा होगी। तो आपको ये लिख लेना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, ठीक है, चालक पर लगने वाला जो बल की दिशा है, लगने वाले बल की दिशा चालक की गति के विपरीत दाईं ओर होगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये बता देना है। यहां तक निपटा। अब चलिए, अब चलते हैं हम कहा, शक्ति पर। कहा चलते हैं, अब शक्ति पर। अब देखिएगा, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर एफ इंटू भी, यही है। एक फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू भी। अब यहाँ पे एक दो फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना, तो आप किसी में ही मान रख सकते हो, चाहे दोनों में रख लो चाहे एक में मान रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, शक्ति का एक फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि शक्ति P बराबर क्या होता है, एफ इंटू बी होता है। और भी कहाँ है, क्या है, वेग है। अब भैया शक्ति P बराबर एफ इंटू भी जे कहाँ से आया, पीछे के इतिहास में मुड़िए, आज से जस्ट पिछली साल जब आप कक्षा 11th क्लास 11th में पढ़ते थे, तो क्लास 11th में हमने पढ़ाया था कार्य ऊर्जा और प्रमेय, 6 पार्ट पे पढ़ाया था ना, इस बार वो 5 पार्ट पे आ गई। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमने सिद्ध कराया था कि शक्ति P बराबर एफ इंटू बी, वहां से आया ये फॉर्मूला। समझ रहे, अब बताइए, अब आप कहोगे सर पिछली साल का तो हम भूल गए, एग्जाम दे दिए भूल गए, तो खत्म, फिर बस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, एफ बराबर P बराबर एफ इंटू बी। एफ का यहाँ से मान रख लो समीकरण, कितने से, सी से। चलो रखेंगे हम, P इक्वल कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितने, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी, क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन कितना है आर, और इंटू कितना है भी। भी का भी में गुणा होगा, होगा कि नहीं। तब P बराबर कितना आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन आर। बताओ क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है ना, प्रॉब्लम, मेरा मतलब की प्रॉब्लम। समीकरण नंबर कितना, डी। ठीक है, अब अच्छा, ये शक्ति है, ये शक्ति काय के रूप में, काय के रूप में बदलती है, उसकी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है शक्ति। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या लिखा, कुछ भाषा लिखी, कहा, हाँ, हाँ, काय में, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो यह मतलब सीधी बात है कि जो शक्ति है ये यांत्रिक ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। अब जो व्यय विद्युत शक्ति है, खर्च होने वाली विद्युत शक्ति, हम वो और निकालेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये मतलब ये इसकी परिपथ की विद्युत शक्ति है। अब जो विद्युत शक्ति खर्च हो रही वो निकालेंगे, उसको करेंगे पी डैश, क्या लिखेंगे, पी डैश।
तो पी डैश बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ये होती है व्यय विद्युत शक्ति, मतलब खर्च होने वाली, जो खर्च होती है ना वो विद्युत शक्ति है। पी डैश बराबर कितनी है, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो पी डैश बराबर, अब आई की वैल्यू यहां से रखो उठा के, क्या है आई की वैल्यू, बी एल वी अपॉन आर, यानी बी एल वी अपॉन कितना है आर, और पूरे पे क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, और इंटू क्या कर दो, आर कर दो। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे आएगा आपका पी डैश बराबर, ये हो जाएगा आपका देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इंटू क्या आ जाएगा आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, पी डैश बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। अब जरा आप देखना, एक चीज कॉमन देखना, बता रहा है आपको, कॉमन देख गई ना चीज। समीकरण नंबर कितना हो गया जी, है ई। अब कॉमन देखो, ये भी विद्युत शक्ति, ये भी विद्युत शक्ति। ठीक है, इसका अलग नाम दे दिया हुआ है। बताइए इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों एक सी है, एक समान है। इसीलिए तो हमने कहा था कि चाहे आप ये निकाल लो और चाहे आप ये निकाल लो, चाहे दोनों निकाल लो, आना सेम लगभग है। तो देखो लगभग लगभग क्या, पूरा पूरा सेम आ गया, पूरा सेम आ गया। तो आपको यदि यहाँ तक नहीं निकालना तो मत निकालना, आप यहाँ तक भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो यही विद्युत शक्ति का अभिष्ट व्यंजक है, और यही विद्युत शक्ति क्या बोलते हैं उसे, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जो किसका काम करती है, नहीं बस हाँ हो गया, यही विद्युत शक्ति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। बस इतना लिख देंगे तो यहाँ तक चल जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। और यदि आपको स्कूलिंग लगाना है तो बस सीधा आप ये सूत्र लगा देना, ये वाला सूत्र लगा सकते हो जो आपको, और दोनों करना हो, दोनों उतनी लंबी चौड़ी भाषा लिखना हो वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, भाषा की कोई जरूरत नहीं है, इतने तो पेपर सेटर समझदार होते हैं काफी चेक करने वाले। तो इस प्रकार से बेटा रेखीय गति के कारण, ठीक है, जो हमने आपको गतिज विद्युत वाहक बल का डेरिवेशन कराया, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसी डेरिवेशन को काय के माध्यम से करेंगे, घूर्णी गति, घूर्णी गति के कारण कहेंगे, क्योंकि ये चालक है, ये चालक अभी ऐसे रेखीय गति कर रहा है, ऐसा घूम रहा, ऐसा आ रहा हमारी साइड आ रहा, रेखीय गति कर रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ये चालक ऐसा गोल गोल भी घूम सकता है अपने अक्ष पे, अपने अक्ष पे गोल गोल भी घूम सकता है चालक। तो अगर हम इसको गोल गोल घुमाए अपने अक्ष पर तो फिर तो वो घूर्णी गति हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगी फिर, ठीक है ना। हाँ ऐसा घुमाना जैसे घड़ी की सुई है, सुनो, जैसे घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई देखी आपने, घड़ी की सुई एक नुक मतलब एक जो नुक की है वो उसके केंद्र में लगी रहती, नुक की वो केंद्र में प्रतिष्ठ मतलब स्थापित रहती कि नहीं रहती। अब सुई जो दूसरी नोक है वो ऐसी ऐसी घूमती जाती, लेकिन जो नोक केंद्र में लगी बनाए नहीं हटत, क्या हटत है, वह केंद्र से जुड़ी है, और दूसरा सिरा ऐसा ऐसा घूमता जाता है, तो वो भी कौन सी गति कर रहा है, वृत्तीय गति। और सुई को बोले तो कौन सी कर रही, घूर्णी गति, घूर्णी गति। तो इसी प्रकार अगर हम किसी चालक को घुमाएं एक वृत्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके लिए गतिज विद्युत वाहक बल क्या होगा, इसका फॉर्मूला अगले वीडियो में हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक नहीं इसी टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।